बात कर रहे हैं अपन। तो आइंस मतलब जैसे कैटाइंस होता है तो वी कैन राइट, और एनाइंस होता है तो वी कैन राइट लाइक दिस, जैसे Cl माइनस और Na पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। तो आयनिक रेडियस में क्या होता है कि आइंस तो क्रिस्टल फॉर्म में ही होंगे, आइंस होंगे तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब है कि जैसे अपन ने कहा था ना, आइसोलेटेड एटम एग्जिस्ट नहीं करता, मे और मे नॉट एग्जिस्ट, है ना, आइसोलेटेड एटम। बट आइंस तो सारे ही आइसोलेटेड एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि मैं क्या कर सकता हूं भाई, हमने ये पढ़ा था कि जैसे एटम्स की बाउंड्री फिक्स नहीं होती, लेकिन आइंस तो अगर आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, न्यूक्लियस से लेके जो वैलेंस शेल का डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर लो, तो अपन को मिल जाएगा क्या, रेडियस मिल जाएगा। तो विल राइट दैट आइंस कैन एग्जिस्ट, है ना, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो वो तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली तो उनका एनिक रेडियस तो फिर अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। thus, है ना, we can write that thus their ionic radius is, जो उनका आयनिक रेडियस अपन बताएंगे, thus their ionic radius is the half, और we can say that is the distance, क्योंकि अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, वरना हमें दो एटम को कंसीडर करके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लेके हाफ करना पड़ता था। अभी इसमें करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, इज द डिस्टेंस बिटवीन, है ना, फिर कहेंगे इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ऑफ न्यूक्लियस, द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल, ऐसे लिख देते हैं, ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब होता क्या है ना, जैसे मान लो अपन चेक करेंगे हमारे पास कोई सोडियम आयन है, तो अब उसमें फिर लिखने की जरूरत क्या है, सोडियम आयन है तो न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल अगर ये है तो रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब डेफिनेशन आपने लिखा तो आई कैन डायरेक्टली राइट दैट, जो भी हमें गिवन होगा आयनिक रेडियस वही उसका रेडियस बताएंगे अपन। तो फॉर एग्जांपल, है ना, आयनिक रेडियस, तो वी कैन टेक द रेडियस ऑफ, हम क्या लिख सकते हैं, द रेडियस ऑफ Cl is Cl minus I will be greater than Cl। वो क्यों? क्योंकि Cl नेगेटिव आयन में अगर हम Cl की बात करेंगे तो इसके 17 प्रोटॉन होते हैं और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 17 प्रोटॉन इज गोइंग टू अट्रैक्ट द 17 इलेक्ट्रॉन, है ना, प्रोटॉन इज गोइंग टू अट्रैक्ट द 17 इलेक्ट्रॉन, और इसमें द 17 प्रोटॉन हैज टू अट्रैक्ट द 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो पहले से बता सकते हैं भाई, ये न्यूक्लियस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। इसमें भी इलेक्ट्रॉन पहले 7 होते थे, एक हमने ऐड कर दिया। अगर ऐड करेंगे एक तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़, इनका इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का रिपल्शन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन आपस में बढ़ जाएगा ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो 7 इलेक्ट्रॉन का आपस में डिस्टेंस थोड़ा कम होता, एक इलेक्ट्रॉन को और अकोमोडेट करेंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्लाउड बढ़ेगा, तो साइज बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद एक तो क्लाउड बढ़ गया, ऐसे साइज बढ़ गया, फिर उसके बाद ये पहले 7 इलेक्ट्रॉन आर स्क्रीन्ड बाय 10 इलेक्ट्रॉन्स, अब क्या हो जाएगा, ये 18th इलेक्ट्रॉन भी स्क्रीन हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन से। अब इससे एग्जैक्टली 7 से स्क्रीन तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि 7 से तो
इंटर न्यूक्लियर उनका आपस में जो नेगेटिव चार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बोलते हैं कि भाई आपस में इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन पड़ जाएगा, वो तो बता ही सकते हैं अपन, ठीक है ना। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन होंगे, अब पहले 7 इलेक्ट्रॉन स्क्रीन हो रहे थे, अब 8 इलेक्ट्रॉन भी स्क्रीन होगा, तो स्क्रीन की वजह से भी साइज थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना। तो अपन कहते हैं थोड़ा साइज बढ़ जाएगा। तो साइज ऑफ एनाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द साइज ऑफ न्यूट्रल एटम, अपन ऐसे बता सकते हैं, है ना। तो वी कैन राइट दैट जब भी आप किसी न्यूट्रल एटम में अगर एक नेगेटिव चार्ज ऐड कर देंगे तो उसका साइज हमेशा बढ़ेगा, राइट। तो अपने लिखा साइज ऑफ एनाइन ऑफ एटम इज ग्रेटर देन साइज ऑफ दैट एटम, है ना। उस एटम के साइज से, जो भी एक न्यूट्रल एटम होगा उससे उसके एनाइन का साइज बड़ा होगा। एंड इफ आई राइट दैट कि भाई सपोज एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बजाय मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, तो अगर मान लो इसमें -1 कर देता है, तो फिर तो साइज डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि पहले तो वो 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब क्या हो जाएगा, अब अगर -1 करोगे तो ये 6 हो जाएगा, तो फिर 6 होंगे, तो 17 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, इसी बात है अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन होगा तो साइज छोटा हो जाएगा। द रेडियस ऑफ, है ना, Cl पॉजिटिव इज ऑलवेज लेस देन Cl न्यूट्रल Cl, बिकॉज इसमें तो 17 प्रोटॉन होंगे जो 16 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इसमें 17 प्रोटॉन है जो, है ना, 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो साइज ऑफ कैटाइन विल बी ऑलवेज लेस देन, सो रेडियस ऑफ कैटाइन ऐसे लिख लेते हैं अपन, इज ऑलवेज लेस देन द रेडियस ऑफ न्यूट्रल एटम is always less than the radius of anion for an atom, है ना, radius of anion for an atom, तो फिर ऐसे बता सकते हैं, ठीक है भाई। we got that कि भाई हमको anion कैसे बताना है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें बता सकते हैं कि अगर हम चेक करें, पॉइंट्स लिख लेते हैं, सो विल डिस्कस फ्यू पॉइंट्स। एक बात हमें पता चल गया कि अगर मान लो मेरे पास I नेगेटिव है तो इसका साइज I से बड़ा होगा और इसका साइज I पॉजिटिव से बड़ा होगा, आयोडीन से पॉजिटिव चार्ज। अभी पॉजिटिव चार्ज अपन और नेगेटिव चार्ज किसी को भी लिख सकते हैं। अगर हम चेक करेंगे, फैक्ट बोल रहा हूं मैं एक, ये जनरली क्या होता है, एक फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। जनरली मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रहा, बट अगर हम न्यूमेरिकल डाटा को कंपेयर करें तो पर ऐसे बोलते हैं भाई, साइज ऑफ एनाइन, जो भी मेटल का जो भी जिसका भी एनाइन अपन लिखेंगे, मान लो ये साइज है, जैसे अपन यहाँ साइज ऑफ एनाइन और न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू द ट्वाइस द साइज ऑफ न्यूट्रल एटम, साइज ऑफ न्यूट्रल एटम, and the size of cation is half of the size of neutral atom, half of the size of neutral atom, ठीक है ना। अपन न्यूट्रल एटम के बारे में बात करेंगे, तो ये ना एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जो मैंने आपको बताया, मैं इसमें अपना कोई अपनी तरफ से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना रहा, मे बी पॉसिबल समटाइम्स ट्वाइस होने से थोड़ा सा कम और कम हो जाए, तो ठीक है, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर फॉर अस। अब कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, इवन इन सम केसेस, है ना, कभी कभी अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, अच्छा बताओ
अपन कहेंगे अच्छा इसमें भी यही एप्लीकेबल होगा क्या, साइज ऑफ दिस टू दिस, साइज ऑफ दिस टू दिस, क्योंकि जनरली अपन AL3+ तो पढ़ ही लेते हैं, है ना, AL3+ तो पढ़ ही लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर इसका साइज 1 है तो आपने कहा कि कैटाइन का साइज ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा, मतलब इसका साइज ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा, राइट, वो नियरली इसके कंपैरिजन में, मतलब इसमें अपन कोई न्यूमेरिकल, और इट इज नॉट द साइज, वी आर जस्ट राइटिंग कि जितना साइज इसमें अपन कहेंगे एल्यूमिनियम का साइज बताओ, तो मे बी पॉसिबल एल्यूमिनियम का जो साइज होगा दैट विल बी 1.5 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अपन एक कंपैरिजन ले रहे हैं रेशियो के लिए कि ठीक है ये जो साइज आपने बताया है कि साइज ऑफ कैटाइन, ये कैटाइन हो गया, ये साइज ऑफ कैटाइन हो गया, तो ये हाफ ऑफ दिस है या क्या है, तो मैंने ना ये मोनोवेलेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर कैटाइन में 2 पॉजिटिव चार्ज है देन इट विल बी अराउंड, इसका भी आधा हो जाएगा, फिर अब क्या इसका भी आधा हो जाएगा, तो नहीं ऐसा नहीं होता कि इसका भी आधा हो जाएगा, ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए है, जब आप किसी न्यूट्रल एटम से एक ही इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो किसी भी न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन हटाने से उसका साइज ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो, क्योंकि बाइवेलेंट भी होता, मोनोवेलेंट कैटाइन भी होता है, बाइवेलेंट कैटाइन भी होता है, ट्राइवेलेंट कैटाइन भी होता है, और एल्यूमिनियम तो ट्राइवेलेंट कैटाइन है। तो क्या आपने इसका और इसका कंपैरिजन बताया है इससे, या इसका और इसका कंपैरिजन बताया? तो मैंने कहा ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है व्हेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड और रिमूव्ड, उसके लिए लिखा अपन ने मोनोवेलेंट के लिए, ठीक है। तो जब इससे अपन एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो विल गेट एल्यूमिनियम प्लस, और वो ऑलमोस्ट 0.5 के बराबर होगा। जब अपन Al2+ लिखेंगे तो इसका भी आधा कर दें, क्योंकि आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐड किया, नहीं तब आधा नहीं होता, फिर दिस विल बी अराउंड, दैट इज इसका 20% के आसपास डिक्रीज होगा, तो 20% विल बी 0.1 डिक्रीज होगा, तो दिस विल बी अराउंड 0.4, मतलब डिक्रीज तो होगा, लेकिन ऐसे नहीं होता आप 0.25 कर देते हैं, इसका आधा कर देते हैं, तो अपन क्या करेंगे अब 0.4 आएगा, 20% के आसपास डिक्रीज हो जाएगा। और इससे इसमें अपन कहेंगे जैसे इसमें 20% डिक्रीज था, सो यहां पर अपन ने 20% डिक्रीज कहा, यहां पर आपने 50% डिक्रीज कहा, ये ऑलमोस्ट है, और है ऑलमोस्ट 50%, मतलब ऐसे नहीं करेंगे अपन की हार्ड एंड फास्ट हो सकता है किसी एटम में ये 25% डिक्रीज हो जाए, बट डिक्रीज होगा, मतलब जब भी किसी इलेक्ट्रो एटम से या आयन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसका साइज डिक्रीज होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, फिर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव अगर हो जाएगा तो इससे फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो अपन कहेंगे ये ऑलमोस्ट पॉइंट, अब इसमें भी ऑलमोस्ट 15% डिक्रीज होगा, ये 10% डिक्रीज होगा, इट विल बी लाइक दिस, सो दिस विल बिकम ऑलमोस्ट 3 पॉइंट, दैट इज अब अपन लिख सकते हैं दैट इज 3.32 टू 3.5, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो उसके रेंज में मतलब डिक्रीज तो होगा, लेकिन अब बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा। तो ये मैंने एक जस्ट, आप ये वैल्यूज को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं समझेंगे, आप बस ये समझेंगे कि उनको ये बताया गया कि न्यूट्रल एटम का साइज, अगर उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसका साइज ऑलमोस्ट 50% डिक्रीज होगा। जब किसी भी एटम से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसका साइज पहले 50%, और उस 50% का 20%, मतलब अगर देखा जाए तो 60% डिक्रीज किया आपने। लेकिन अपन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो कितना, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो कितना, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो कितना, विल डिक्रीज लाइक दैट। हर बार हाफ नहीं कर देना आपकी, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला तो हाफ हो। सेकंड पॉइंट वी कैन राइट दैट द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब है
कि जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। द मॉलिक्यूल्स और आइंस, आप मॉलिक्यूल के बारे में भी बात कर सकते हैं, आइंस के बारे में भी बात कर सकते हैं। which has same electron, same number of इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर अपन स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, लेकिन आइसोइलेक्ट्रॉनिक में स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम, ठीक है। क्योंकि यहां पर तो अपन आयन की बात करेंगे तो एक मोनो एनाइन लाइक दैट बात करेंगे, अपन मॉलिक्यूल की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल हमको पढ़ना ही नहीं है। यहां पर मॉलिक्यूल हम पढ़ेंगे इन केमिकल बॉन्डिंग। ये जो है ये अपन ने एक मतलब यू कैन से दैट ये सेंटेंस लिख के वी हैव जस्ट रिटन दैट कि भाई अगर बाद में आप मॉलिक्यूल भी बताओगे तो मुझे आइसोइलेक्ट्रॉनिक का एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होगा। अब इसमें अगर अपन चेक करेंगे तो विल राइट दैट एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, एल्यूमिनियम आयन है, फ्लोराइड आयन है, ऑक्साइड आयन है, नाइट्राइड आयन, ऐसे लिख लिया। अगर हम इन सबको कंपेयर करेंगे ना, these are the ions we have taken, all are isoelectronic, अब यहां पर तो अपन ने सिर्फ आयन्स ही लिखे हुए, तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, चलो इलेक्ट्रॉन देखते हैं इनके, है? तो अपन लिखते हैं भाई प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स भी लिखते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं क्योंकि हमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक लिखना है, तो लिख भी सकते थे, क्या फर्क पड़ता, और प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक लिख रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक लिख लेते पहले। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, बट आपने +1 लिखा तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को हटाया होगा बैलेंस से। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन हटाए। दिस इज 13, मैंने इससे 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किया उसमें, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, तो मैंने उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किया। एटॉमिक नंबर ऑफ दिस इज 7, नाइट्रोजन, तो मैंने उसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। अब अपन क्या करेंगे, यहां पर 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, यहां पर तो 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, तब तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन को, ये प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा इजीली अट्रैक्ट करेंगे कंपैरेटिवली टू दिस। और या तो 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, तब तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, मतलब साइज ऑफ दिस शुड बी लेस देन द साइज ऑफ दिस, शुड बी लेस देन द साइज ऑफ दिस। भाई इसका साइज सबसे छोटा होना चाहिए, फिर इसका साइज, फिर इसका साइज, क्योंकि इसमें 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे अपनी तरफ, तो साइज छोटा हो जाएगा। यहाँ पर 12 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को पुल करना है, और यहाँ पर 11 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को पुल करना है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस चार्ज बहुत ज्यादा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से जिसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो साइज भी छोटा होगा। यहाँ पर 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 8 प्रोटॉन और यहाँ पर 7 प्रोटॉन, तो 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट बड़ा मुश्किल से कर पाएंगे, मतलब इसका साइज सबसे बड़ा होना चाहिए और इसका साइज सबसे छोटा होना चाहिए। सबसे बड़ा साइज इसलिए क्योंकि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो अगर प्रोटॉन का नंबर कम होगा तो ऑब्वियसली बात है साइज बढ़ेगा। तो ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेडियस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक,
isoelectronic will be proportional to, that is number of electrons, और divided by अपन लिख लेंगे z. Z will be the number of, that is atomic number. ये अपन को पता है, this is atomic number, क्योंकि atomic number is 10 प्रोटॉन. अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो रेडियस छोटा होगा. अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो रेडियस छोटा होगा क्योंकि वो अट्रैक्ट ज्यादा करेगा. अगर एटॉमिक नंबर कम होगा तो फिर साइज बड़ा होगा. व्हाई इट इज सो? क्योंकि 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे एज कंपेयर टू 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे. तो अपन बता सकते हैं भाई, जनरली अगर सिर्फ कैटाइंस गिवन है तो जिस कैटाइन में सबसे ज्यादा चार्ज होगा उसका साइज छोटा होगा, और सिर्फ एनाइंस गिवन है तो जिस एनाइन में नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा, क्योंकि वहां प्रोटॉन सबसे कम रहे होंगे. तो ठीक है, देयरफॉर वी कैन राइट द आंसर हियर. अपन इसमें आंसर लिख सकते हैं. आंसर विल बी, सबसे बड़ा साइज किसका होगा? L3 माइनस का. फिर O2 माइनस का साइज होगा. फिर अपन लिखेंगे O2 माइनस का ऑक्सीजन -2 का साइज होगा. फिर फ्लोरीन का साइज होगा बिकॉज उसमें नेगेटिव चार्ज है. फिर सोडियम का साइज होगा, मैग्नीशियम का साइज होगा, और सबसे छोटा वही होगा जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा. तो अपन ये तरीका से, this is how we can write the size of a radius of ions. ठीक है. So ionic radius, the term isoelectronic we got it. न्यूट्रल एटम का साइज, साइज ऑफ आइंस, रेडियस कैसे बताना है ये बताना है. अभी अगर अपन चेक करेंगे तो आयनिक रेडियस में ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं होते हैं. So we can write that the ionic radius of we can write the third point in periodic table. अगर हम पीरियडिक टेबल की बात करें तो आयनिक रेडियस जो होगा, आयनिक रेडियस that will increase from top to bottom, from top to bottom in a group, top to bottom in a group. Obviously बात है, top to bottom in a group, top to bottom in a group. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, जैसे अपन लिखते हैं एग्जांपल, लिथियम का साइज छोटा होगा सोडियम से, सोडियम का साइज बड़ा होगा, दैट इज छोटा होगा पोटेशियम से, एंड सो ऑन. तो दैट इज ऑलरेडी नोन टू अस, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा तो आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होगा. अब विल से दैट एटॉमिक साइज तो ग्रुप में डिक्रीज होता है, लेकिन एनाइंस पे तो नेगेटिव चार्ज होगा तो एनाइंस का साइज तो बढ़ेगा, लेकिन कैटाइन का साइज छोटा होगा. तो अपन ग्रुप में ये नहीं बता सकते कि आपने जैसे ये ग्रुप्स लिखा, तो अगर सेम चार्जेस है तब तो बता सकते हैं अपन, लेकिन अगर चार्जेस अलग अलग हैं तो अपन कैसे बताएंगे भाई? इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है. अब जैसे अपन ने ये सेकंड पीरियड से ले लिया, तो सेकंड पीरियड में अपन कहेंगे F, O और N. तो N, O और F न्यूट्रल एटम होता है तो इसका साइज सबसे छोटा होगा. LHS से RHS की तरफ साइज डिक्रीज होता है ना, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. बट अगर अपन आइंस लिखेंगे तो एटम में तो विल हैव साइज 10, इसका साइज छोटा होगा, ये बड़ा होगा इससे, ये बड़ा होगा इससे. बट आइंस में व्हाट विल राइट? आयनिक रेडियस है ना.
तो आयनिक रेडियस की बात करेंगे अपन, तो भाई नाइट्रोजन किस फॉर्म में, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो वी आर एबल टू टेल आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, कि भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक में अपन ऐसे बता देंगे, राइट। लेकिन आप कैसे बात कर रहे हो, एक एक नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हो या दो दो या तीन तीन नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हो, तो ये कंपैरिजन जनरली उतना अच्छा तो नहीं होता है। लेकिन अगर अपन देखें तो आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप लिथियम की बात कर रहे हो, बेरिलियम की बात कर रहे हो, बोरॉन की बात कर रहे हो, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो अगर हम साइज की बात करें तो ऐसे होता है एटॉमिक रेडियस। लेकिन अपन आयनिक रेडियस की बात करेंगे तो फिर अपन थोड़ा सा फंस जाएंगे। कैसे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो ये तो छोटा, इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा, ये बेरिलियम +2 होगा। तो अपन को ये बताना पड़ेगा कि भाई हम चार्जेस का ध्यान रखेंगे। अब उसमें क्या होगा, कार्बन सपोज हुए तो +4 भी हो सकता है और +-4 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस पे अब इस पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ी लिख सकता हूँ, इस पे तो नेगेटिव चार्ज लिखना पड़ेगा, ये बात कर रहा हूँ। तो अपन क्या करेंगे फिर, तो ये तो ऐसे हो जाएगा, इनका साइज तो सभी का साइज दे विल बी लार्जर देन दिस, क्योंकि कैटायन का साइज तो छोटा ही होगा Ni, और ये स्मॉल होंगे। तो अपन वो चीज को कंपैरिजन, मतलब एक पीरियड में अपन ऐसे ना वेरिएशन नहीं लिख पा रहे। अगर नॉन मेटल्स है तो फिर अपन बता सकते हैं कि भाई एक पीरियड में LHS से RHS की तरफ वो क्या होंगे, साइज क्या करेंगे अपन, डिक्रीज होंगे। लेकिन इधर अपन क्या करेंगे, इधर इनमें और इनमें क्या कंपैरिजन करें, तो आप कैटायन और एनायन का ध्यान रखना थोड़ा, कि भाई पीरियड में अपन से वेरिएशन नहीं पूछते। अगर एटम होते तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो अपन ने एग्जैक्ट वेरिएशन लिखा, तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। इन अ पीरियड we have to check the size among metal and non, है ना, क्योंकि मेटल्स विल फॉर्म अ कैटायन एंड नॉन मेटल विल फॉर्म अ एनायन, तो वो अपन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चेक कर लेंगे। नेक्स्ट वी कैन राइट इज, अब कुछ कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स होते हैं जिनमें अपन को साइज को चेक करना होता है। जैसे अगर अपन लिखेंगे लिथियम का साइज, ऑब्वियस सी बात है अगर अपन चेक करेंगे तो छोटा ही होगा फ्लोरीन, क्योंकि वो एनायन एक ही पीरियड से अपन ने लिखा हुआ है, कि तभी तो अपन ने लिखा कि चेक कर लेना। जबकि लिथियम का साइज बड़ा होता है फ्लोरीन से, बट वी नो दैट लिथियम इज ग्रेटर देन, इसलिए अपन ने ये फ्लो सेंटेंस लिखा था। एंड लिथियम का साइज छोटा होता है फ्लोरीन से, और फ्लोरीन का साइज छोटा होता है H नेगेटिव से। अब ये इरेगुलर बिहेवियर आ गया है, तो ये तो ना पीरियड से बैलेंस हो मैच कर रहा है, ना किसी और पार्ट से बैलेंस कर रहा है। अब ये तो बिल्कुल ही वैसे हो गया, भाई H नेगेटिव का साइज आप बता रहे हो कि F से बड़ा होता है, तो यहां तो कोई कंपैरिजन ही नहीं लग रहा मुझे। भाई इन दोनों में तो ठीक है एक ही पीरियड से, लेकिन ये तो पीरियड 1 से और ये पीरियड 2 से। हाँ, तो वी नो दैट हाइड्रोजन के बाद अपन लिथियम लिखते हैं इन अ ग्रुप, और लिथियम वाले पीरियड में ही फ्लोरीन होता है। यहां से यहां एक शेल तो इंक्रीज होता है, लेकिन जब हम जैसे जैसे यहां से यहां मूव करते हैं साइज रेगुलरली डिक्रीज होता जाता है, रेगुलरली डिक्रीज होता जाता है। तो विल से दैट फ्लोरीन का साइज इतना छोटा हो जाएगा कि हाइड्रोजन से भी छोटा लगेगा। अच्छा,
इसलिए H नेगेटिव जो होगा, क्योंकि H नेगेटिव बनाऊंगा, फ्लोरीन नेगेटिव बनाऊंगा, तो इसका साइज बड़ा होगा इससे, क्योंकि इसमें ना इधर LHS से RHS की तरफ गए होंगे, तो ये इतना छोटा हो जाएगा कि इसका साइज जब अपन नेगेटिव चार्ज लिखेंगे इसमें, तो जो इंक्रीज होता है साइज में वो बहुत कम होगा इसके कंपैरिजन। तो यहां पर ना अब एक और बात आ जाएगी कि सर ऐसा हमें कब करना है, ये तो हमें पता चलेगा ही नहीं। भाई आप मुझे ये ऐसे कुछ मतलब हमें देख के तो पता नहीं चलेगा, ये तो आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो हम बता दे रहे हैं कि आपने हमें बता दिया है, चलो हमें पता चल गया। लेकिन अगर मान लो आप नहीं बताते हो और रैंडमली हमसे पूछते कि भाई किसका साइज बड़ा होगा, तो दोनों ही एनाइन होते, तो मैं थोड़ी बता सकता हूं। मैं तो यही सोचता कि भाई फ्लोरीन तो बड़ा एटम होता है, इसमें दो सेल होते हैं, उसमें एक ही शेल होता है और नेगेटिव चार्ज आएगा, तो आपने कहा कि चलो भाई डबल होगा एनाइन का साइज, तो दोनों का ही डबल होगा, इसका भी डबल होगा, इसका भी डबल होगा, तो मैं तो ऐसे ही बता देता हूं, तब तो गलत हो जाता। तो इस केस में जब तक हमें पता नहीं होगा एक्सपेरिमेंटल डाटा, हम नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता। अगर मुझसे भी रैंडमली कोई पूछता तो मुझे भी लगता कि यार मतलब ऐसे कैसे मैं बता दूं। बट जो कुछ फैक्ट्स हैं जिनमें जिनके बारे में अपन को अगर बता दिया जाए तो ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो नहीं, वो अपन से एग्जाम में नहीं पूछते। हमसे एग्जाम में इस टाइप के वेरिएशन पूछते हैं जो मैंने आपको बताया। तो अपन ऐसे नहीं करेंगे, नहीं चलो भाई बताओ Cl नेगेटिव का साइज कितना होगा और F नेगेटिव का साइज, तो भाई ये तो वेरिएशन है, एक ही पीरियड से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, बता सकता हूं मैं। लेकिन अगर रैंडमली आप कहोगे कि नहीं भाई मैंने तो ऐसे बनाया, अब बताओ आप क्या होगा, इसका इसमें -2 है, इसमें -1 है, अब बताओ क्या होगा, तो अपन कहेंगे भाई इसको मैं कैसे बता सकता हूं कि इन दोनों में साइज क्या होगा, जब तक मुझे एग्जैक्टली साइज के बारे में, सभी के बारे में, साइज सभी साइज के बारे में आइडिया ना। तो उस टाइप के क्वेश्चन अपन से जनरली नहीं पूछे जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स से होंगे, या जो भी पॉइंट अपन ने लिखे हुए हैं उसी से होगा। तो ऐसे रैंडम कोई भी वेरिएशन के लिए आप कभी मत सोचना कि भाई हमसे इस टाइप से पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो जितना मैंने आपको बताया अपन उससे बता सकते हैं आयनिक साइजेस क्या होगा, आयनिक साइजेस के बारे में अपन बता सकते हैं। ये अपना आयनिक साइज है। अब अपन लिख सकते हैं नेक्स्ट इज आयनिक रेडियस के बाद वी कैन राइट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अपन लिख सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी, अब आयनाइजेशन मतलब द कन्वर्जन ऑफ अ न्यूट्रल एटम इनटू आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रल एटम को चार्ज आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको अपन कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन होगा द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड एटम, द मोस्ट लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन, ठीक है, इज कॉल्ड आयनाइजेशन, ठीक है भाई।
तो इसका मतलब है कि अब मान लो अपन ऐसे सिर्फ हाइड्रोजन एटम होता, तो हाइड्रोजन एटम होता तो मैं कहता अच्छा इसकी एनर्जी, जिस एनर्जी से ये न्यूक्लियस में अट्रैक्टेड है उतनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। तो अपन कहेंगे अच्छा हाइड्रोजन एटम है, चलो भाई देख लो कितना दिन एनर्जी देना पड़ेगा इसको इजेक्ट करने के लिए। तो अपन कहेंगे -13.6 से अट्रैक्टेड है ये, इतना एनर्जी दे दो। दिस इज द आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाँ, तो अपन कहेंगे ये तो हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑल्सो। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने एनर्जी से बाइंडेड है न्यूक्लियस में, अपन को वो एनर्जी देनी पड़ती है, तो दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इससे ज्यादा देंगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, इट विल हैव अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वो अपन ने जो पढ़ा वो। तो किसी भी एटम का आयनाइजेशन एनर्जी वी नो दैट हाउ टू राइट दैट, ठीक है ना। अब ये तो हाइड्रोजन एटम था, अगर इसकी जगह सोडियम एटम होता तो ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको निकालने के लिए जो एनर्जी अपन को देनी पड़ती है आइसोलेटेड गैसेस एटम में, देन दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन। तो वही आपने डेफिनेशन में पूछ रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, मतलब यही वाला होगा, ठीक है, ऑफ द आइसोलेटेड गैसेस एटम, मतलब एक अलग अलग एटम होने चाहिए। तो फिर कहेंगे ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास सोडियम गैसियस स्टेट में, इसको एनर्जी देता हूं सो दैट ये कन्वर्ट हो जाए सोडियम इन अ गैसियस स्टेट, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन। ये एनर्जी मैंने दिया उस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, द लूज मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो उसको अपन कहेंगे आयनाइजेशन। तो एग्जांपल लिखा अपन, इफ वी आर गिवन, अगर मुझे ऐसे गिवन होता कि मैंने इसको, मेरे पास सोडियम है और इसको मैंने एनर्जी दिया टू गेट कन्वर्ट इनटू सोडियम इन गैसेस, ठीक है भाई। तो इस एनर्जी को मैं, ये एनर्जी तो अपन ने कहा आयनाइजेशन, तो क्या मैं इस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकता हूं? ये जो एनर्जी अपनी, तो अपन कहेंगे भाई इस एनर्जी को आप आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि आपने यहां पर आइसोलेटेड एटम नहीं लिखा, मैं आइसोलेटेड गैसियस एटम चाहिए था। तो फिर ये एनर्जी क्या होगी? तो अपन कहेंगे देखो भाई, इस एनर्जी को अगर मुझे बताना है व्हाट इज दिस एनर्जी, तो अपन उस एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं, पहले आप सोडियम को कन्वर्ट करो गैसियस कि एक ही स्टेप, सोडियम को आप कन्वर्ट करो सोडियम आयन इन गैसियस स्टेट। तो किसी भी सॉलिड को अगर मुझे कन्वर्ट करना है गैसियस स्टेट में, तो मैं क्या लिखूंगा? सब्लिमेशन। तो यहां पर मैंने क्या दिया होगा उसे? सब्लिमेशन। और यहां पर दिस इज आयनाइजेशन, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी मुझे तब कैलकुलेट करना है जब ये इंडिपेंडेंट एटम होगा, गैसियस एटम। सोडियम सॉलिड होगा तो सारे एटम पैक्ड है, तो जब मैं उससे इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो पहले तो वो पैक्ड एटम आइसोलेटेड एटम में कन्वर्ट होंगे, फिर आइसोलेटेड एटम से वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये जो एनर्जी होगी ना, दैट विल बी द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो यहां पर जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ दिस एंड दिस, so we can write that energy given in this case will be sum of sublimation energy plus sublimation क्यों?
किसी सॉलिड को डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो अपन उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। So this will be the sum of the sublimation energy plus ionization. तो मेरे ख्याल से we got an idea कि हम कब बोल सकते हैं उसको आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि कभी कभी अपन को ना वो क्या करते हैं कि डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं और उसमें जनरली ये वर्ड मिसिंग होता है। अगर ये वर्ड मिसिंग होगा तो दैट विल नॉट बी द करेक्ट डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट अपन लिख सकते हैं, सपोज दूसरे एग्जांपल लेते हैं अपन। तो दूसरे एग्जांपल में अपन कहेंगे सपोज मेरे पास गिवन है एल्यूमिनियम, ये गैसियस स्टेट, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो आई विल गेट Al3 प्लस। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Al प्लस ही बनेगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो Al3 प्लस, अभी भी Al3 प्लस नहीं बनेगा, अभी पहले अपन ऐसे कर लेते। इसमें 13 इलेक्ट्रॉन थे और 13 प्रोटॉन थे। इसमें 13 प्रोटॉन अभी भी है लेकिन इलेक्ट्रॉन 12 हो गए। तो मैं क्या करता हूं, ऐसा कि इस केस में अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अपन इसमें कहेंगे भाई Al2 प्लस बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन भी बनेगा, ठीक है ना। इसको अगर आयनाइज करेंगे तो मैं कहूंगा इसमें Al2 प्लस बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन भी बनेगा। इससे इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मुझे Al3 प्लस बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन भी बनेगा। वी कैन गेट लाइक दिस। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो आई विल राइट दैट इसमें तो 13 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 13 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। अब आप अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो मैं Al प्लस और फिर प्लस इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, तो यहां तो 13 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मैं कहूंगा ठीक है भाई आप ऐसे निकालते रहो इलेक्ट्रॉन, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपन क्या कहेंगे, अगर किसी एटम से अपन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जब हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो अपन उसे आयनाइजेशन एनर्जी 1, जब उससे सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको अपन आयनाइजेशन एनर्जी 2 बोल देते, और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने को अपन आयनाइजेशन एनर्जी 3 बोल, फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकाला तो आयनाइजेशन एनर्जी 4 बोल देते, फिफ्थ निकालेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी 5 बोल देंगे। तो ऐसे अपन आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अपन इसको देख के एक बात तो बता सकते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा इजी होगा इसके कंपेरिजन, क्योंकि यहां पर 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यहां पर 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और यहां तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होगा। तो फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा इसके कंपेरिजन में, तो ये एनर्जी भी ज्यादा होगी इसके कंपेरिजन। इससे इलेक्ट्रॉन निकालना और भी मुश्किल होगा इसके कंपेरिजन में, तो फिर ये एनर्जी ज्यादा होगी इसके कंपेरिजन। इसका मतलब जैसे जैसे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करोगे निकालना, मुझे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ानी होगी। तो इसका मतलब होगा कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। तो हमने लिखा भाई सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जीज ऑलवेज इंक्रीजेस। अगर आप किसी एक ही एटम से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फिर मैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अगर हम एल्यूमिनियम में चेक करें फॉर Al, we can say that
ionization energy E1 is less than ionization energy E2, less than ionization energy E3, less than ionization energy E4, less than ionization energy E5. ठीक है, एंड सो ऑन भी करना है. मतलब अपन जितना चाहे उतना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं. लेकिन एक बात हमको पता है कि एल्यूमिनियम में तो ऐसे होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इधर 8 इलेक्ट्रॉन्स है और इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल दो. अब तो इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा ना. तो आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने की बात क्यों कर रहे हैं? इसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, फोर्थ इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलना चाहिए. तो अपन कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉन तो मैं कोई भी निकाल सकता हूं, बस एनर्जी देनी पड़ेगी. मैं तो एल्यूमिनियम को वेपराइज भी कर दूंगा. इलेक्ट्रॉन निकालना क्या, मैं तो पूरा वेपराइज भी कर सकता हूं, बस आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. लेकिन जब 3 इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे ना और फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी. मतलब एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस will be very large. 4 to 5 टाइम्स का डिफरेंस आ जाएगा. भाई यहां पर आपको डिफरेंस होगा, यहां पर आपको डिफरेंस होगा, लेकिन इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा. तो अपन कहेंगे भाई यहां पर ना जो डिफरेंस होगा जैसे मान लेते हैं अपन कि इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ये भी 1500, तो ये जो वैल्यू आएगी ये एकदम से ऐसे हो जाएगा 9000. then you can write that this is 11,700 लाइक that. लेकिन ये जो इंक्रीज आया, मैसिव इंक्रीज आया, उससे मुझे ये पता चल गया कि अगर मुझे ये वैल्यूज दे दो और मत बोलो कि वैल्यूमिनियम है, बस वैल्यूज दे दो, तो मैं ये बता सकता हूं इन वैल्यूज के बेसिस पे कि ये ऐसा एटम है जिसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. क्योंकि यहां पर ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है, यहां भी ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है, लेकिन वहां 3 टाइम्स का. तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है. तो अपन समझ जाते हैं कि अब ये इलेक्ट्रॉन आपने इनर शेल से निकाला होगा, इसलिए वो इतना डिफरेंस आ रहा है. तो फिर बाकी ये वाले ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे होंगे. ठीक है, तो इसका मतलब है अगर किसी अननोन एटम के लिए भी कहोगे ऐसे, अगर आप मुझे वैल्यूज दे दो, मत बताओ ये एल्यूमिनियम है, तो मैं ये बता सकता हूं कि ये इस एटम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये 13 ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए, बोरॉन वाले. तो इस टाइम अब हमें आयनाइजेशन का मीनिंग पता चल गया, हमें सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी पता चल गया. अब अपन लिखते हैं फैक्टर्स. फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स. तो अपन वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल भी लिखेंगे, सारा कुछ. अभी वी कैन से दैट पॉइंट 1 में metals have low ionization energy and non-metals have high ionization energy, because metals have tendency to lose electron and non-metals have tendency to gain electron. And non-metals have high ionization.
metals have tendency to lose electron, है ना। metals में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एंड नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, वो लूज नहीं करता है, गेन इलेक्ट्रॉन। एंड दैट वाज द रीजन वी से दैट कि भाई अगर मेटल्स है तो दे विल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जब हम सोडियम क्लोराइड बनाएंगे तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज अपन इसलिए लिखते हैं बिकॉज ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करंट इन पीरियोडिक टेबल। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उतना ही थे, लेकिन साइज बढ़ेगा तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। आयनाइजेशन इन अ ग्रुप तो अपन ऐसे लिख देते हैं इन ग्रुप। अगर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेस। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेस। वी कैन राइट दैट। फिर इन पीरियड की बात कर लेते हैं, तो पीरियड में तो अपन कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, भाई नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है उनकी इलेक्ट्रॉन अपन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, देने की नहीं होती। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। अब अपन ने जेड इफेक्टिव को इसलिए अपन ने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि अगर न्यूक्लियस में चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, देने की नहीं होती। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसी भी एक ही पीरियड में ना वैलेंस शेल तो वही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस शेल में ही ऐड होंगे जब अपन एलएचएस से आरएचएस की तरफ जाएंगे ना पीरियड, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बढ़ते जाएंगे ना, और इलेक्ट्रॉन आप सेम डिस्टेंस पे ऐड करोगे तो अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, तो साइज डिक्रीज होता जाएगा। Z effective increases due to decrease in size, तो वो साइज डिक्रीज होता जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। अगर हम चेक करें, अब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं भाई। इफेक्टिव न्यूक्लियर जेड इफेक्टिव तो पढ़ा ही हुआ है अपन ने, और जेड इफेक्टिव का मीनिंग हमको पता है क्या होता है। न्यूक्लियस में जो चार्ज इफेक्टिव होगा टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, ऐसे डिफरेंट शेल्स है, जो है 3 शेल्स ले लिए। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पीछे आ गया, इन दोनों के पीछे आ गया ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन का अगर न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत इजी होगा। मतलब अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा। ठीक है, मतलब यू आर टेलिंग मी दैट कि इफ Z effective decreases then ionization energy decreases। अब अपन कहेंगे ये तो बताने की जरूरत नहीं थी, इसमें आपने यही तो लिखा था, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्ट। मतलब अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो अपन स्क्रीनिंग कांस्टेंट से स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से स्क्रीन्ड हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। स्क्रीन होने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों से पीछे था ये इलेक्ट्रॉन, तो ये न्यूक्लियस को अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा था। तो अगर स्क्रीनिंग ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, अगर स्क्रीनिंग ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है। अगर स्क्रीनिंग कम है
तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो अपन कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, अगर स्क्रीनिंग ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, अगर इलेक्ट्रॉन स्क्रीन ज्यादा होगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट से आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर स्क्रीनिंग ज्यादा हुआ तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। अगर कोई, जैसे आपको कुछ देखना है और आपके सामने कोई और आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है वो स्क्रीन करेगा अपन को, तो अपन उसको नहीं देख पाएंगे ना, तो हमारा उससे व्यू कांटेक्ट नहीं हो पाएगा या उससे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। दैट इज व्हाट वी मीन बाय द स्क्रीनिंग। ठीक है, तो अपन स्क्रीनिंग ऐसे बता सकते हैं। अब जेड इफेक्टिव से, अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, इफेक्टिव का मतलब है कि भाई अगर न्यूक्लियस में चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस में चार्ज ज्यादा होंगे। ऐसी बात है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज, तो अगर अपन जेड इफेक्टिव की बात करेंगे, जेड, अब आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग तो हमको पता है, तो लेट अस हैव मोर कॉन्सेप्ट फॉर दैट। पीरियोडिक टेबल में हमने चेक किया, वी हैव चेक दैट कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट, कैसे आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। फोर्थ वी कैन राइट दैट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए वी कैन से दैट, हमने जेड इफेक्टिव लिखा, आयनाइजेशन एनर्जी लिखा, तो वी कैन से दैट कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा दैट इज पीरियोडिक टेबल में भी लिखा। अब अपन ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, एक कुछ नए वर्ड्स ना, मीनिंग तो यही रहेगा बट कुछ कुछ वर्ड्स यूज कर लेते हैं तो अपन को पता होना चाहिए। जैसे टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, अगर हमको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है इन फ्रॉम अ शेल, एक ही शेल से, फ्रॉम अ शेल, तो इट इज इजी टू रिमूव फ्रॉम द एस सब शेल, है ना, देन फ्रॉम अ शेल, देन इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम एस सब शेल, देन फ्रॉम पी एंड सो। मतलब मेरा मतलब यह है कि अगर मेरे पास 3s है, 3p है, 3d, तो इस न्यूक्लियस से इसका अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, ये न्यूक्लियस, तो मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा। अगर इसका अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, इसका अट्रैक्शन मिनिमम, मिनिमम अट्रैक्शन, इसमें मिनिमम अट्रैक्शन, और मिनिमम अट्रैक्शन होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा। तो ये जो अट्रैक्शन है, दिस अट्रैक्शन of the electron to the nucleus will also affect the removal of electron from the same shell। मतलब हमने एक ही शेल से इलेक्ट्रॉन तो लूज या गेन करने की बात की, लेकिन अगर वो एस में प्रेजेंट है, पी में प्रेजेंट है, या डी में प्रेजेंट है, या एफ में प्रेजेंट है, तो वो भी हमें देखना होगा। एस न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होता है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, तो एस से निकालना मुश्किल होगा डी के कंपैरिजन में, एंड सो ऑन।
This attraction is called penetration effect. This attraction is called penetration. Called penetration. Where, है ना? Penetration effect, which is more for S then P then T then F. मतलब attraction of F to the nucleus will be less. उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा डी के कंपैरिजन में, डी से पी के कंपैरिजन में, पी से एस के कंपैरिजन। तो बनने एक एग्जांपल from which the electron can be removed easily. अपन का ऑप्शन 2p 3s 3p, then we can write that 2s. तो अपना आंसर होगा भाई ये तो न्यूक्लियस के पास ही होंगे ना इन दोनों के कंपैरिजन में, ये दोनों तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होंगे इन दोनों के कंपैरिजन में, और इन दोनों में ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, तो ये न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है इन चारों में, इसलिए आंसर अपन इसी को टिक करेंगे। दैट इज हाउ वी कैन राइट। तो एक तो अपन ये लिख सकते हैं, अलग अलग अगर शेल गिवन है तो जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास होगा उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो इसमें अपन बता सकते थे भाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2s is greater than 2p greater than 3s greater than 3p, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक पॉइंट और लिखेंगे, तो पॉइंट इज वेरिएशन इन द पीरियड। एक बार लिख लेते हैं अपन ताकि अगर अपन को जरूरत पड़ेगा तो उसको अपन नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दैट विल बी द फिफ्थ पॉइंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन will affect the ionization energy. जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इफेक्ट अपन चेक करते हैं, तो एक बार लिखते हैं अपन भाई इसको ना थोड़ा सा पॉइंट्स डिफरेंट पॉइंट्स में लिखूंगा इन अ पीरियड, मतलब हाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैन अफेक्ट द आयनाइजेशन दैट इज एनर्जी से। तो अपन कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं इन अ पीरियड, जैसे अपन लिखेंगे भाई लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन। किसी भी पीरियड में मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी विल बी फॉर noble gases because their octet is complete. ठीक है ना? अब अपन इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ये 1s2 2s1, ये 2s2, बाकी ये वाला पार्ट नहीं लिख रहा मैं, ये वाला पार्ट तो कॉमन होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। ये 2s2 p1 होगा,
ये 2s2p2 होगा, ये 2s2p2। अब इसमें भी ना 2s नहीं लिखा, मैं इसमें 2p बनेगा, p2 होगा, p3 होगा, p4 होगा और p5। मतलब आई डोंट वांट कि मतलब जो कॉमन है उसको हटा लेते हैं ना, क्यों फालतू में उसको देखेंगे तो अननेसेसरी हमको कंफ्यूजन ही होगा और कुछ नहीं। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, इसकी बात तो पी में अगर अपन चेक करेंगे तो वी आर हैविंग नाइट्रोजन जिसमें पी हाफ फिल्ड है, ये वाला पी तो हाफ फिल्ड है इसमें। तो एक तो अपन नाइट्रोजन को फोकस करेंगे क्योंकि वो हाफ फिल्ड है, और दूसरा बेरिलियम है अपने पास जो फुली फिल्ड है। बोलो भाई अथर्व, कोई डाउट है? नहीं। तो अपन क्या करेंगे, ये हाफ फिल्ड है, बाकी सब पार्शियली फिल्ड है। अगर नियोन भी लिखते हैं तो मैक्सिमम तो उसी का होता है, इन सब में उसी का मैक्सिमम होता है। रीजन वो फुली फिल्ड ऑर्बिटल होता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन फर्स्ट आयनाइजेशन, तो मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए लिखूंगा सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन का, लेकिन नाइट्रोजन तो हाफ फिल्ड है और ये तो पार्शियली फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड तो मोर स्टेबल ऑर्बिटल होता है। तो एक बात तो ध्यान रखेंगे, पार्शियली फिल्ड या हाफ फिल्ड से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क तो पड़ेगा 100%, लेकिन फर्क सिर्फ नेबर्स में ही फर्क पड़ता है। जो उनके नेबर्स होते हैं ना, बस उन्हीं में फर्क पड़ता है। मतलब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा बताऊंगा इससे, ये इनके नेबर्स है। जो भी वेरिएशन हो सकता है वो नेबर्स में हो सकता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसका नेबर नहीं है। इसलिए मैं फ्लोरीन को लिखूंगा, उसके बाद मैं नाइट्रोजन को लिखूंगा, फिर मैं ऑक्सीजन को लिखूंगा, फिर मैं कार्बन को लिखूंगा। अब फिर ये दोनों नेबर्स हो गए, अब ये दोनों फिर नेबर्स हो गए। तो फिर कहेंगे कौन सा निकालेंगे और फिर लिखेंगे। तो जो भी फर्क पड़ेगा वो नेबर्स में ही फर्क पड़ेगा बस। नेक्स्ट अगर चेक किया जाए, ठीक है ना, अब कभी कभी अपन से आयनाइजेशन एनर्जी 2 भी पूछ लेते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी जब 2 की बात करेंगे तो अपन को फिर लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे। अब आपको लिथियम +1 लिखना पड़ेगा, बेरिलियम +1 लिखना पड़ेगा, बोरॉन +1, कार्बन +1, नाइट्रोजन +1, ऑक्सीजन +4 आयनाइजेशन एनर्जी 2 के लिए। लेकिन कंपैरिजन पूछ सकता है रिलेटिव आपस में, ये तो 1s2 ही बचेगा, ये 2s1 होगा, ये 2s2 होगा, क्योंकि पहले P1 था, अब 2s2 हो जाएगा। ये 2p1 2p2, तो अब ये नेबर्स हो गए, ये नेबर्स हो गए, ये भी नेबर्स हो गए, तो इसमें बहुत कुछ चेंज हो गया।
इसलिए अगर आप कंपैरिजन पूछोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, पूरा वेरिएशन मत पूछो आप। वैसे इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो O पॉजिटिव ही होगा, फिर फ्लोरीन पॉजिटिव, फिर ये लिखूंगा इन दोनों में, फिर मुझे इसको लिखना पड़ेगा, फिर C पॉजिटिव, इन दोनों में पहले लिथियम को लिखना पड़ेगा और फिर मैं बेरिलियम को। ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। हमें नेबर्स में फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड चेक करना होता है, बाकी चेक नहीं करना पड़ेगा। ये भी नेबर्स हो गए, फुली फिल्ड था, ये पार्शियली फिल्ड, तो अपन को वो चेक करना। बट हम ज्यादा इस पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हमें सेकंड में मतलब इनको सबको पॉजिटिव चार्ज देखना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा। बट ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ये आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपन कुछ वेरिएशन ऐसे कर लेते हैं जैसे अपन ने इसमें लिखा पीरियड में। अब कभी कभी अपन से ऐसे पूछते हैं कि आप ना कॉपर और जिंक है मेरे पास, कॉपर एंड जिंक है मेरे पास, ऐसे इसका आयनाइजेशन एनर्जी 1 E1 हो गया, इसका आयनाइजेशन एनर्जी मतलब दोनों का आयनाइजेशन एनर्जी मुझे कंपेयर, ये और ये ऐसे ही लिख लेता हूँ, ठीक रहेगा। इन दोनों का आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करो, तो अपन क्या करेंगे, ये हो गया। अगर अपन कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करेंगे ना, तो अपन ने लिखा हुआ है 3D10 4s, और इसमें 3D10 4s2। ऑब्वियस सी बात है, अगर अपन आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इसका ज्यादा होगा, फुली फिल्ड है ना, और ये पार्शियल। लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा तो ये 3D10 होगा और 4s0, और ये 3D10 होगा 4s1। तो इसमें फुली फिल्ड से रिमूव करना है, इसमें पार्शियली फिल्ड से रिमूव करना है, वेल राइट। मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जिंक का ज्यादा होगा, लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कॉपर का ज्यादा होगा। तो इस टाइप से कंपैरिजन पूछते हैं, ऐसे नहीं पूछते पूरा ग्रुप पीरियड ही बता दो। मैंने तो इसलिए पीरियड को पूरा बताया क्योंकि मुझे बस ये बताना था कि जब भी फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड की बात होती है तो वो नेबर्स में बात होती है, ये दोनों नेबर है एक दूसरे। सिमिलरली इफ आई राइट लाइक दिस, अगर मैं पोटेशियम और कैल्शियम को कंपेयर करूं एंड पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयन को कंपेयर, तो अपन कहेंगे भाई ये तो होता है, दैट इज क्या लिखेंगे बने से, दैट इज 3p6 4s1, ये 3p6 4s2 देखने से तो पता चल गया। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो 3p6 4s0 और ये 3p6 4s1, तब तो इसका ज्यादा। इस टाइप से कंपैरिजन अगर पूछेंगे तो अपन बताएंगे, और क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछते हैं मोस्टली। 60 to 70% क्वेश्चन तो अपन से ऐसे ही पूछेंगे, उसके अलावा बाकी जो अपन ने पढ़ा वो पूछेंगे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये अपना इस टाइप से वेरिएशंस आयनाइजेशन एनर्जी में पूछता है, वी आर एबल टू टेल दैट दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा अपन ने, ऐसे अपन को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मैं नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, द नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, एटम से इलेक्ट्रॉन को, आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कि अगर इलेक्ट्रॉन लेना है एटम को
तो what is the process, what is the factors and how we can explain that. तो अपन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो फिर इसको ई से डिनोट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बिल्कुल वैसे ही डेफिनेशन वैसे ही अपन डिस्कस करेंगे जैसे अपन ने आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया। तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है द एनर्जी एक्सचेंज, द एक्सचेंज ऑफ energy when an electron is added to the valence shell, to the valence shell of an isolated gaseous atom, isolated gaseous atom. That is called electron affinity. Is called electron affinity और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें एक नया वर्ड भी डालने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ठीक है, विल राइट दैट। मैं इसका मतलब आपको बताऊंगा एंथैल्पी क्या होता है, बट लेट अस हैव फर्स्ट कि इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, या पहले अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ सकता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अगर कोई एटम है तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, मेरे पास जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस, ठीक, वो न्यूक्लियस में अट्रैक्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन मेरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, वी कैन से लाइक दैट। तो अपन कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। अब अपन कहेंगे भाई मेरी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है वो कैसे बताऊं? तो फिर उसके लिए इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है तो हम अगर नहीं भी है तब भी दे सकते हैं हम किसी को, भाई ये तो वैसे हो गया कि हमने फोर्सफुली दे दिया। तो हम इलेक्ट्रॉन अगर मेरी अफिनिटी है तब तो मैं खुद ही ले लूंगा, नहीं है तो अपन कहेंगे नहीं है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, बस खत्म बात, जीरो। लेकिन मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मेरी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आप यूज तो टर्म कर रहे हो अफिनिटी, अफिनिटी मतलब सिर्फ देने वाली बात करना, बाकी कोई बात नहीं करना।
क्यों? क्योंकि मेरी एफिनिटी है तो दो, नहीं तो नहीं दो। तो हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब होता है, केमिस्ट्री में इसको अपन एक्स से डिनोट करते हैं, और एंथैल्पी का मतलब होता है द टोटल एनर्जी एक्सचेंज इन द प्रोसेस। द टोटल एनर्जी एक्सचेंज इन एनी प्रोसेस इज कॉल्ड एंथैल्पी। द टोटल एनर्जी एक्सचेंज in any process is called enthalpy. ये एंथैल्पी का मतलब होता है। अब अपन क्या करेंगे भाई, देखो सभी एटम्स की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, हमारी भी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, फिर वो एनर्जी लेके अपन फिर खाना खाते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि हमारी एनर्जी पूरा 100% जीरो कर दो, बिल्कुल ऐसे मर गए, उसके बाद फिर हमने कुछ खाना दिया तो थोड़ा जिंदा हो गया। सभी की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, उसको अपन कहते हैं, वो दूसरा एनर्जी होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो एंथैल्पी में मेरी इंटरनल एनर्जी, मेरी जितनी एनर्जी अभी है, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खाना वाना खाऊंगा, मेरी एनर्जी बढ़ गई, तो वो टोटल एनर्जी जो होती है वो कहते हैं एंथैल्पी। वो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, बट कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। एग्जैक्ट वैल्यू, अब आप मेरी इंटरनल एनर्जी कितनी है एग्जैक्ट थोड़ी कैलकुलेट कर सकते हो, आप चेंज कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी एनर्जी एक्स रही थी, मान लेते हैं कि एक्स है, मैंने आपको 10 किलो कैलोरीज दे दिया, तो एक्स प्लस 10 हो गया। आपसे वर्क डन करवा लिया, मैंने कहा चलो भाई काम करो, उसमें से 2 किलो जूल्स काम करवा लिया, तो ठीक है, 10 दिया था, 2 काम करवा लिया, 8 बज गया। तो अपन क्या करेंगे, हम हमेशा कभी भी एच नहीं पढ़ेंगे, अपन हमेशा डेल्टा एच पढ़ेंगे, इस चेंज इन एंथैल्पी, इसको अपन चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी का प्रोसेस। तो हम हमेशा एंथैल्पी की बात करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, मान लो मेरी एनर्जी कुछ है, H1 है, मेरी एनर्जी डेल्टा H1 है, और H1 एनर्जी मेरे पास थी, H1 ऐसे मैं सोच रहा था, व्हाई यू आर राइटिंग लाइक दिस, लेट अस गो टू द केमिकल रिएक्शन ओनली। अपन केमिकल रिएक्शन में ही चलते हैं। तो मैं क्या करूंगा, जैसे इन केमिकल रिएक्शन, जब अपन कहीं भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो अपन ऐसी बात करते हैं। तो एंथैल्पी जो होता है डेल्टा एच, वो होता है टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। क्योंकि हमें केमिस्ट्री पढ़नी है तो अपन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी की बात कर लेते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट एंड टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट की कितनी एनर्जी और माइनस कर देते हैं कि रिएक्टेंट की कितनी एनर्जी। मान लेते हैं मेरे पास ऐसे एनर्जी है, अपन एक एग्जांपल, मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको डिकम्पोज किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन गया। अरे ये अपने पास एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट है, और ये अपने पास प्रोडक्ट है। अब इसको देख के मैं ये बता सकता हूँ, है ना, इसको एक मिनट और बंद कर।
अपन क्या करेंगे, जैसे मैं बात कर रहा था कि भाई अगर अपन चेक करें दोनों में, अच्छा बताओ ये रिएक्शन है मेरे पास, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की या कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 की? तो अपन कहेंगे उसमें क्या है, आपने यहाँ पर के लिए डिकम्पोजिशन, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल रहा होगा, तभी तो आपने हीट करके उसको डिकम्पोज किया, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा, आपको हीट करना पड़ा ना भाई। ये है, अब अगर इसको डिकम्पोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, मतलब ये स्टेबल है, हीट करके आप उसकी एनर्जी बढ़ाओ। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मतलब एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज लेस, जिसकी एनर्जी कम होगी वो स्टेबल ज्यादा होगा। अगर आपको भूख लग रही है ना, आपकी एनर्जी डाउन है, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, खाना खाने के बाद हमारी स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि एनर्जी बढ़ गई। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे अच्छा अगर इसकी एनर्जी कम है, मान लो इसकी एनर्जी, अपन कहेंगे कि भाई इसकी एनर्जी मेरे पास 10 है और इनकी एनर्जी बढ़ गई, दैट इज 25 हो गई। ओके, ये 25 माइनस 10 मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। अगर एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, अपन को एक बात पता चल गया एंथैल्पी, इफ एनर्जी ऑफ, यहां पर रिएक्टेंट है अपने पास और प्रोडक्ट है अपने पास, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। मैं प्रोडक्ट पूरा लिख लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो अपन को। एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, देन डेल्टा एच इज पॉजिटिव, दैट इज एंथैल्पी। तो ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ ना, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि आप एनर्जी दोगे रिएक्शन करने के लिए। तो किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट हमेशा कम होगा एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट से, एंड दैट मींस दैट इट इज एंडोथर्मिक। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन अपन सबको पता है, व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक का वर्ड सबको पता है, वैसे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। और इफ एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट is less than energy of the reactant, then I will say that delta H, that will be exothermic. तो अपन कहेंगे ठीक है, हमको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन पता चल गया। अब अपन कहेंगे आपने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मुझे बता दिए, बट उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से क्या रिलेशन है? तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ले लेगा या उसको लेना है, तो वो लेके स्टेबल हो रहा होगा ना, तो इट विल बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोई एटम इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, लेक्चर चल रहा है, सो रहा है, लेक्चर चल रहा है, सो रहा है, तू लग रहा था ना तू। हाँ जी, समझे ना क्या होता है? एक मिनट, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक मिनट है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं कि कभी कभी मोबाइल में डाटा, कुछ कुछ बच्चे बेचारे गांव में, तो मोबाइल डाटा से चलाते हैं,
तो उनका कहना होता है सर मतलब मोबाइल डाटा से चलाने से मतलब ज़्यादा कंज्यूम होता है डाटा अगर वीडियो ऑन करते हैं तो मुझे लगता है कि ऑन करवा ही देना चाहिए है ना, क्योंकि नहीं तो वीडियो चला के आराम से सो जाते हैं। सर को तो लग रहा है ना हम पढ़ रहे हैं, बट बेटा ये स्कूल वाला पढ़ाई तो नहीं है, ये तो तुमको पता ही है, ये तो कंपटीशन का पढ़ाई है। भाई इसमें जो पढ़ेगा वो रेस में रहेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो रेस से बाहर हो जाएगा अपने आप, है ना। तो ये तो डिपेंड करता है कि अगर तुम सोचो कि जैसे स्कूल में होता है तो तुमको डर होता है टीचर का, टीचर डराता है, ये करता है वो करता है, मैं तो नहीं डराता था, है ना। तो मेरे ख्याल से जिसको पढ़ना है वो सीरियसली पढ़ रहा होगा, मैं ये ऐसे कर रहा हूँ, और ऑब्वियस सी बात है मतलब मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। तो देखते हैं, बट मैं कहूंगा कि सीरियसली जिसको पढ़ना है वो पढ़ते रहना, बाकी जिसको नहीं पढ़ना है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन क्या कर सकते हैं उसके लिए, है ना। चलो देखते हैं। अच्छा, अपन बात कर रहे थे कि अगर मान लो मतलब मेरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है तो मैं इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाता, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है अपनी, राइट। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाते हो, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा। अगर मेरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नहीं है तो फिर तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जीरो बता सकते थे, तो अपन कहेंगे देखो भाई इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नहीं थी, हम इनको इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती देंगे तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, एनर्जी दे के देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो अपन ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या तो पॉजिटिव हो सकती थी या जीरो हो सकती थी, तो छोड़ो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को, अपन उसको एंथैल्पी के फॉर्म में बात करते हैं कि अगर किसी की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नहीं है तो उसके लिए एंडोथर्मिक प्रोसेस बता देंगे कि उसमें अगर किसी के लिए इलेक्ट्रॉन देना एंडोथर्मिक प्रोसेस है मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है मतलब इट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एंथैल्पी एनर्जी एक्सचेंज होता है इन एनी केमिकल रिएक्शन, और वो हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखना होता है अपन को, तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी से अपन बता देते हैं। तो अगर किसी की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ज्यादा स्टेबल हो जाता है, स्टेबल होगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, अगर उसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी एनर्जी कम है रिएक्टेंट से, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने से पहले उसकी एनर्जी ज्यादा थी, लेने के बाद उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, तो अपन कहेंगे दैट विल बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वो अपन कर सकते हैं। अब अपन चेक करते हैं दैट इज, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो अपन क्या करेंगे क्योंकि डेल्टा एच तो बहुत सारे रिएक्शन के लिए होगा भाई, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होते हैं, तो अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिनोट कर देंगे डेल्टा ई जी और एच। तो ई जी और एच का मतलब हो जाएगा कि वहां पर अपन उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, दैट इज एंथैल्पी व्हिच इज रिलेटेड टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। अब अपन लिख सकते हैं दैट इज कि भाई अब अपन एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अगर सपोज मेरे पास सीएल और सीएल राइट, दैट गैसियस स्टेट है, जो डेफिनेशन अपन ने लिखा उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो विल गेट दैट सीएल माइनस इन लाइक दिस। अब जब हम इस प्रोसेस को करते हैं, जब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एनर्जी लिबरेट होता है, 349.5 होता है, अपन 350 ले लेते हैं, 350 किलो जूल एनर्जी लिबरेट होता है।
तो अपन कहेंगे एनर्जी लिबरेट हुआ, इसका मतलब इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। भाई ऑल रिएक्शन, जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना, उसमें रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। हम सबको पता है कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अगर मैंने इस तरफ एनर्जी ऐड की, इसका मतलब इसकी एनर्जी कम थी इससे, तो आपने ऐड करके बराबर किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया, इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। डेल्टा एच पॉजिटिव लिखूंगा इसके। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी कम थी इससे, तो आपने इसमें ऐड किया। दोनों, जिसकी एनर्जी अगर 10 थी और इसकी एनर्जी 7 है, तो आपने 3 ऐड किया, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व होता है। तो इसकी एनर्जी कम थी इससे, इसलिए आपने इस तरफ ऐड करके उसको, और जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अगर मैंने इस तरफ ऐड किया, अगर मैं इसी में राइट हैंड साइड में ऐड करता, तो जैसे आपने ऊपर लिखा हुआ प्रोडक्ट, और फिर आपने इस तरफ एनर्जी ऐड किया, तो फिर कहेंगे देखो भाई, इसका मतलब है इसकी एनर्जी कम रही होगी इससे। ये कितना कम है इससे? इतना। अगर इसकी एनर्जी कम है तो दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपने एनर्जी किस तरफ ऐड किया? राइट हैंड साइड पे। इसका मतलब दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसकी एनर्जी कम थी इससे, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फेवर्ड बाय क्लोरीन। तो इसका एंथैल्पी जो होगा ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐसे लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये अपन बताएंगे दैट इज द एनर्जी एक्सचेंज। बट अगर अपन एंथैल्पी लिखेंगे तो इट शुड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एंथैल्पी हो गया ऐसा 350 किलो जूल्स, दैट इज नेगेटिव एंथैल्पी। तो ये एनर्जी एक्सचेंज था। अगर अपन को एंथैल्पी के फॉर्म में लिखना है तो एक्सोथर्मिक के लिए अपन को माइनस लिखना होगा, एंडोथर्मिक होगा तो पॉजिटिव लिखना होगा। चलो देखते हैं दूसरा। मेरे पास फ्लोरीन है गैसियस स्टेट में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, मुझे फ्लोरीन माइनस मिलता है। इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, लेकिन इधर मुझे 325 किलो जूल्स मिला। तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी लिख लेता हूं, -325। व्हाट डज इट मीन? एक्सोथर्मिक है इससे, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। तो ये ठीक है भाई, इट्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वो तो बताइए आपने कि दोनों ही एक्सोथर्मिक है, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है क्लोरीन से। तो अपन कहेंगे लेकिन अगर इन जनरल देखा जाए तो ये तो ज्यादा नॉन मेटेलिक है इससे। नहीं, अपन वो कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही, और इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा होता है, ये भी बताया अपन को, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन क्लोरीन। फिर भी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपने ज्यादा बताया, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा बताया, जबकि ये साइज बड़ा है। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, ये अपन भी बाद में डिस्कस कर लेंगे, मैं बताऊंगा आपको कैसे। अभी वैल्यूज लिखा हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दे आर एग्जैक्ट वैल्यूज। मैं बताऊंगा एक्सप्लेन करके। मैं एक और एग्जांपल लेना चाहता हूँ, उसके बाद मैं ये डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे और भी ग्रुप के लिए डिस्कस करना है, सिर्फ इसके लिए नहीं। तो अपन डिस्कस करेंगे, बट वैल्यूज देख के मुझे साफ साफ पता चल रहा है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है इससे, वो ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है इससे। अपन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ऑक्सीजन एटम है, पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इसमें। मेरे पास गैसियस स्टेट में है, आइसोलेटेड गैसियस एटम,
इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो मुझे मिलेगा ऑक्सीजन माइनस इन गैसेस। तो कहेंगे भाई, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपन को पता होता है कि भाई ये 2 7 लिखते हैं तो ये 2 8 हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हैं, वो तो इसमें भी हो रहा था। 2 8 7 था, 2 8 8 हो जाता। इसमें 2 6 था, ये 2 7 हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। अब इसमें गैसियस इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो मुझे यहां पर मिलेगा O-2, और ये 2 7 था और ये 2 8 हो गया, ये भी गैसियस स्टेट। अब मैंने चेक किया, इसमें जो इलेक्ट्रॉन इसमें जो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, इसमें एनर्जी लिबरेट हो रहा था 145 किलो, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा एच बता सकता हूं, डेल्टा एच विल बी -145 किलो, नेगेटिव होगा ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां पर अगर मैं चेक करूंगा तो दिस विल बी, इसमें अगर अपन चेक करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी -740 किलो, -740। इसका मतलब है आपने इधर ऐड किया, इट्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसमें आपने एनर्जी यूज किया 740, दैट इज व्हाट इट मीन। तो मैंने इसको उस तरफ लिखा, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगाया, मतलब दिस इज एंडोथर्मिक। इसका मतलब है आप डेल्टा एच लिखने वाले हो 740 किलो जूल्स। तो मैं कहूंगा कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मैं लिखूंगा भाई ऑक्सीजन इन गैसियस स्टेट। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, एक इस स्टेप में और एक इस स्टेप में, तो मुझे ऑक्सीजन -2 मिलेगा इन गैसियस स्टेट, और जो ओवरऑल एनर्जी एक्सचेंज होगा वो मैं इन दोनों को ऐड कर लूंगा, तो इधर मेरे पास ओवरऑल पॉजिटिव ही आएगा। इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो मुझे साइन जो मिलेगा वो माइनस ही मिलेगा, और माइनस साइन मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है इट विल बी 595 ना किलो। मतलब डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन व्हाट आई गॉट इज डेल्टा एच विल बी इक्वल टू दैट इज प्लस 595 किलो। मतलब ऑक्सीजन में अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा ना, ऑक्सीजन में अगर अपन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना, तो इट विल बी एंडोथर्मिक प्रोसेस, मुझे ना 595 किलो जूल्स एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अपन कहेंगे यहां पर एक्सोथर्मिक क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन जो अपन ऐड करेंगे ना तो इट बिकम्स 2 7, है ना, 2 6 से 2 7 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, अब 7 हो गए। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये तो ऑक्टेट कंप्लीशन हो रहा है, फिर भी एंडोथर्मिक, और वो भी बहुत ज्यादा। देखो, किसी में भी एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन के बाद जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो हमेशा बहुत ज्यादा एंडोथर्मिक होगा, इतना ज्यादा एंडोथर्मिक कि जितना एक्सोथर्मिक फर्स्ट स्टेप में था उससे भी ज्यादा हो जाएगा। व्हाई इट इज सो, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, आप 2 नेगेटिव चार्ज को पास लेके आ रहे हैं। जब आप 2 नेगेटिव चार्ज को पास लेके आओगे तो देयर विल बी मैसिव रिपल्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फोर्सफुली ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रहा है इसको ऐड करने से। भाई ऑक्टेट कंप्लीट होना दैट इज नॉट नेसेसरी, या अपन कहेंगे चलो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो एक्सोथर्मिक है, तो अपन ने मान लिया कि भाई इसके ऑक्टेट कंप्लीशन से -100 मतलब 100 जूल्स एनर्जी लिबरेट हुआ, लेकिन यूज तो 840 हो गया ना, तो 840 इसको ओवरऑल रिपल्शन में यूज करना था, ऑक्टेट कंप्लीशन से लिबरेट हो गया 100, अब 740 तो लिखोगे ना। इन दोनों के रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी यूज हो जाता है, और ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए उतना लिबरेट नहीं होता। तो ओवरऑल ये क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब अगर किसी भी आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, डजंट मैटर
सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं या थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, इट विल ऑलवेज बी हाईली एंडोथर्मिक। तो किसी में भी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन या थर्ड इलेक्ट्रॉन एडिशन इज ऑलवेज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज will be the endothermic process. ये डेल्टा H1 हो गया, ये डेल्टा H2 हो गया। फर्स्ट स्टेप का एंथैल्पी, सेकंड स्टेप का एंथैल्पी। मतलब अगर मेरे पास नाइट्रोजन होता तो मैं कहता अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन माइनस बनाओगे तो डेल्टा H1, नाइट्रोजन -1 से -2 बनाओगे तो डेल्टा H2, और -2 से अगर -N3 बनाओगे तो डेल्टा H3। तो अपन कहेंगे ये बहुत ज्यादा एंडोथर्मिक होगा इसके कंपैरिजन, और ये भी एंडोथर्मिक होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि आपने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। तो इस इलेक्ट्रॉन का एडिशन तो एंडोथर्मिक होना ही होना है क्योंकि रिपल्शन है। इसका इलेक्ट्रॉन का एडिशन इसमें तो और भी ज्यादा एंडोथर्मिक होना है क्योंकि वहां पहले से 2 नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो वी कैन राइट लाइक दैट, ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, वी गॉट द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज आल्सो। अब अपन चेक करते हैं वेरिएशन इन द पीरियोडिक फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करते हैं, और वहां अपन एक्सप्लेन करेंगे फ्लोरीन और क्लोरीन वाला पार्ट। तो पहले वहीं से शुरू करेंगे, है ना, फ्लोरीन और क्लोरीन वाले पार्ट्स। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो एक फैक्टर तो अपन ले लेते हैं, दैट इज, है ना, इन पीरियोडिक टेबल। इन पीरियोडिक टेबल electron affinity top to bottom in a group always decreases because metallic character increases, और metals का electron affinity बिल्कुल नहीं होता। metals have low electron affinity and non-metals have high electron affinity। तो अपन लिख सकते हैं कि भाई in a group इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, क्योंकि टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होगी ना, देने की ज्यादा होगी। द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी decreases because metallic character increases। metallic character increases। So in a group it will be like this, और बेटर है कि अपन इसमें ऐसे वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जनरली लिख लेते हैं ऐसे, और इन अ पीरियड अपन कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम LHS टू RHS। ये टॉप टू बॉटम था, है इन अ ग्रुप अपन लिखते हैं, टॉप टू बॉटम लिखते हैं। सो द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी generally rate that increases because non-metallic character increase होता है, because non-metallic character increases।
अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने की वजह अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। अगर न्यूक्लियस में चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। अब अपन ने इसमें जनरली वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में सबसे बेकार होता है। आयनाइजेशन एनर्जी, देयर इज अ प्रॉपर वेरिएशन। Electronegativity, there is a proper variation, but electron affinity, there is no proper variations. तो फैक्टर्स इफेक्टिव में अपन यही रुक जाते हैं, क्योंकि फिर एक साथ ही सारे के सारे फैक्टर्स अपन चेक कर लेंगे, कंपाइल कर लेंगे। अब आप क्या करोगे, आप होमवर्क के लिए, आपका होमवर्क हो जाएगा, कल तो आपका टेस्ट है मेंस पैटर्न वाला, तो उसके बाद आप क्या करो, पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन सॉल्व करो। पीरियोडिक टेबल में एक्सरसाइज 1 से पार्ट 1 एंड 2 सेक्शन ए आप सब, ठीक है ना, सेक्शन ए एंड बी आप सब दोनों पार्ट ये आपका होमवर्क होगा। बाकी हम शायद एक्सरसाइज 3 तो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट अपना सारा डिस्कस्ड है ऑलरेडी, तो आप ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज ऑल, नेक्स्ट क्लास में अपन फिर कंटिन्यू, ठीक है। चलो फिर आगे, Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू।